नमस्कार साथियों। राजनीति विकास के सिद्धांत के बारे में हम परिचर्चा कर रहे हैं और इस कड़ी में हमने तीन जो चिंतक थे उनके विचारों के बारे में जाना। अब हम ल्यूशियन डब्ल्यू पाई और पॉवेल के चिंतन का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसी के साथ आमंड और जीबी पावेल का राजनीतिक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में क्या दृष्टिकोण, इसके बारे में परिचर्चा करेंगे। आइए, जैसा कि पूर्व व्याख्यान में बताया गया कि ल्यूशियन डब्ल्यू पाई ने राजनीतिक विकास के जो 10 विशेषताएं हैं उनको तीन मुख्य लक्षणों में कंक्लूड का किया है, संक्षिप्त स्वरूप दिया है। नंबर एक समानता, इक्वालिटी। नंबर दो क्षमता, कैपेसिटी। और नंबर तीन डिफरेंशिएशन। अब ल्यूशियन डब्ल्यू पाई की कौन सी तीन विशेषताओं को ही आमंड पावेल ने अपने राजनीतिक विकास के तीन लक्षण बताया है, तीन लक्षणों को अपने चिंतन का लक्षण कहा है, राजनीतिक विकास के लक्षण कहा है। उसमें हमें एक तो ये ध्यान रखना है कि ल्यूशियन डब्ल्यू पाई का जो क्रम है वो लक्षणों का समानता, क्षमता, विभेदीकरण है। और आमंड और पावेल का जो लक्षणों का सही क्रम है वो भूमिका विभेदीकरण है, दूसरा उपव्यवस्था की स्वायत्ता है और तीसरा लौकिकीकरण है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इनका विशेषताओं का सही क्रम है, लक्षणों का सही क्रम है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न इस बात से भी संबंधित होता है कि पाई की कौन सी विशेषता जो है वो पावेल की विशेषता के बिल्कुल समान है। तो क्षमता आप देख रहे हैं, दूसरी विशेषता जो है पाई और पावेल की वो एक जैसी है। क्षमता, कैपेसिटी, उसको उपव्यवस्था की स्वायत्ता के रूप में डिफाइन किया है। जबकि जो ल्यूशियन डब्ल्यू पाई की तीसरी विशेषता है वह आमंड पावेल की पहली विशेषता भूमिका विभेदीकरण विभेदीकरण से जुड़ी हुई है। शब्दों के माध्यम से याद रखेंगे आप। तीसरा जो इक्वालिटी है वो इसको लौकिकरण के रूप में डिफाइन, जो पहली विशेषता है वह आमंड पावेल की तीसरी विशेषता है और जो दूसरी विशेषता है वह दोनों में समान है। तो आइए अब राजनीतिक विकास के चिंतन के बारे में पावेल का और आमंड का क्या दृष्टिकोण है। उदारवादी सिद्धांत पाई एंड पावेल। विकास संलक्षण सेम जो मैंने कही कि ये बताया गया है, अभिव्यक्त किया गया है कि जो समानता है, इक्वालिटी है, जो क्षमता है, जो विभेदीकरण है, उसी को तीन अलग नामों से आमंड और पावेल ने पुकारा है, जिसे वो भूमिका विभेदीकरण, रोल डिफरेंशिएशंस, उपव्यवस्था की स्वायत्ता, ऑटोनॉमी ऑफ सब सिस्टम और लौकिकरण, सेकुलराइजेशन ऑफ कल्चर के नाम से पुकारते हैं। तो पहली जो भूमिका विभेदीकरण है वो क्या है, इसको चार आधारों पर समझा जा सकता है। रोल डिफरेंशिएशंस की हम बात करें। नंबर एक, राजनीतिक व्यवस्था में जो विशिष्ट कार्य के संपादन करने की विशिष्ट संरचनाएं होती हैं, जैसा कि हमने आमंड और पावेल के विकास उपागम के अंतर्गत भी अध्ययन किया कि पावेल और आमंड का जो उपागम उसे विकासात्मक उपागम भी कहते हैं। जब सेवा विशेषीकरण हो और विशिष्ट कार्य स्पेसिफिक कार्य करने के लिए एक विशेष कार्य केवल एक विशेष संरचना ही करती है तो ये संरचनाओं का विभेदीकरण कहलाता है। इसी के साथ साथ इसे संरचनाओं का विशेषीकरण भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि जो कार्य हैं, सेवाएं हैं, उनमें विशिष्टीकरण हो जाता है और यह विशेषज्ञता, सेवा विशेषज्ञता जो है वो अपने आप में ही इस बात का प्रतीक है कि एक विकसित देश की शासन प्रणाली है। जैसे हम कहते हैं व्यवस्थापिका केवल कानून बनाने का ही काम करती है और वह इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखती है। दूसरे अंग को, सरकार के दूसरे अंग को इसमें हस्तक्षेप करने का प्राधिकार नहीं है। इसी के साथ हम ये भी बता सकते हैं कि कार्यपालिका जो एप्लीकेशन ऑफ रूल की बात करते हैं तो वो उसको विशिष्ट प्राधिकार है कि वे केवल अप्लाइड करते हैं। और तीसरा जुडिशरी की बात करें, जो उसका काम जस्टिस का काम है वो अपना करती रहे। इसका मतलब ये औपचारिक संरचनाएं हैं और औपचारिक कार्य करते हैं। ऐसे ही जो सेवा विशेषीकरण है जिसको डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं वो भी इसमें का भाग होता है। दूसरा स्तंभ है कार्यात्मक विशेषीकरण। कार्यात्मक विशेषीकरण का मतलब है कि कार्यों के आधार पर जो सेवाएं हैं उनका विशेषीकरण किया जाता है। अर्थात जो जिस कार्य में दक्षता रखता है, जो जिस कार्य में अपने विशेषज्ञता रखता है वह वही कार्य करे। और ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत भी, जो नौकरशाही है उसके अंतर्गत भी, और जो स्थायी सेवाएं हैं उसके अंतर्गत ही के भी, जैसे सेवाओं की, नौकरशाही की सेवा की विशेषीकरण की हम बात करें तो चिकित्सा निदेशक, अगर ब्यूरोसी की बात करें तो चिकित्सा निदेशक या वो वही व्यक्ति हो सकता है जो चिकित्सा के संबंध में या उस क्षेत्र में बहुत लंबे समय का दीर्घकालीन अनुभव रखता हो। कृषि विशेषज्ञ
या कृषि निदेशक वही व्यक्ति हो सकता है जिसने कृषि के क्षेत्र में लंबे समय तक कार्य किया हो। इसी तरह से शिक्षा निदेशक वही कार्मिक हो सकता है जिसे शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा अनुभव हो, डॉक्टरेट हो, पोस्ट डॉक हो, डीलिट हो और वह विशेष पेटेंट रखता हो, उसी को शिक्षा निदेशक बनाया जाए। जबकि भारत में हम देखते हैं ऐसा नहीं है। एरा गैरा नत्थु खेरा आया जिसको हम कह सकते हैं कि एक सामान्य जो ग्रेजुएट होता है और फील्डिंग वाला जो होता है उसी को शिक्षा निदेशक बना दिया जाता है, जिसने कभी पीजी नहीं किया, डॉक्टर गेट के बारे में पता नहीं है। तो तमाम तरह की जो इंस्टीट्यूशनल बैरियर वो क्रिएट कर देता है, वो उसकी नासमझी होती है। ये कार्यात्मक अविशेषीकरण होता है। सीमित कार्य इन शक्तियाँ कार्य सभी को जो फंक्शन दिए जाते हैं और पावर्स दिए जाते हैं, अलग अलग विशेषीकरण, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको कार्य दे दिया गया उस कार्य को असीमित स्वरूप में करे, ऐसा नहीं है। उसको कार्य करने की शक्तियाँ सीमित होती हैं। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर, अगर विकसित देश देखें तो इन अंगों में विभेदीकरण की हम बात करें तो जैसा सिद्धांत है वैसे ही व्यवहार में अंतराल नहीं, वैसा ही व्यवहार होना चाहिए, इनमें अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी कि जो कागज़ पर है वैसा ही आपको प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर पर हो साबित करना होगा, और आपको कागज़ पर वही ड्राफ्ट और पॉलिसी प्रोग्राम बनाने होंगे जिनको आप व्यवहारिक स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। तो ये है भूमिकाओं का विभेदीकरण, जो रोल होता है पॉलिटिकल सिस्टम के पार्ट्स का, ऑर्गेन्स का और लोगों का, वो इसको अभिव्यक्त करता है। दूसरी विशेषता है उपव्यवस्था की स्वायत्तता। इसका मतलब है कि न केवल डिसेंट्रलाइजेशन और सेपरेशन की बात की गई है, अपितु जो शक्तियां हैं वो बहुत सी सब यूनिट्स तक होनी चाहिए, और सब यूनिट्स को भी अपने अपने फील्ड में डिसीजन टेकअप करने की या डिसीजन लेने की प्राधिकार स्वायत्तता होनी चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए। नंबर एक पर है राजनीतिक शक्तियों का विभाजन या विकेंद्रीकरण आप कह सकते हो। तो पॉलिटिकल पावर है वो न केवल संघ सरकार में हो अपितु राज्यों की सरकार में, लाइक यूएसए की तरह होनी चाहिए, ब्रिटिश काउंटी की तरह होनी चाहिए, फ्रांस के नीचे जो प्रशासनिक इकाई उनकी तरह होनी चाहिए, स्विट्जरलैंड के कैंटन, अर्ध कैंटन की तरह होनी चाहिए, पूर्ण कैंटन की तरह होनी चाहिए। तो पावर जो है उसका डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, नीचे के नीचे स्तर पर शक्तियाँ बहुत से लोगों को वितरित की जानी चाहिए, बांटी जानी चाहिए। आगत निर्गत प्रक्रिया या रूपांतरण के अनेक स्तरों का विकास होना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ विशेष संरचनाओं के द्वारा ही कार्य किया जा रहा है, अपितु जगह जगह या प्रत्येक स्तर पर इनपुट आउटपुट की जो प्रक्रिया है उसके कन्वर्सेशन के स्टेप्स लेयर बनानी चाहिए, ताकि वो जैसे ग्राम सभा की हम बात करें तो ग्रामीण स्तर पर ही जो इनपुट हैं उनका आउटपुट में और उनके कन्वर्जन की जो प्रक्रिया है वो निष्पादित होनी चाहिए। फिर तहसील या पंचायत कार्यालय हैं, जिला स्तर है, स्टेट लेवल है, और डिवीज़न लेवल है, स्टेट लेवल है, सब स्टेट लेवल है, नेशनल लेवल, इस तरह से बहुत से लेयर डिसीजन मेकिंग के स्तर क्रिएट करने चाहिए। राजनीतिक प्रणाली की कार्य क्षमताओं का विकास, जो मैंने पहले ही बताया कि राजनीतिक कार्य प्रक्रिया है, जो व्यवस्था है उसकी कैपेसिटी विश्व स्तरीय होनी चाहिए। जैसे भारत की बात करें तो जो विश्वविद्यालय या राज्य विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, तो उसकी कैपेसिटी कार्य करने की क्षमता है वो वर्ल्ड लेवल की होनी चाहिए, वो इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए। उसका जो रिसर्च है, उसकी जो ट्रेनिंग है, जो उसकी टीचिंग स्टाइल है, उसकी स्कॉलर्स हैं, ताकि आप दुनिया भर में एक नंबर पर जा सकें। और ये ऑटोनॉमी भी होनी चाहिए उन संस्थाओं के पास उस कैपेसिटी बिल्डिंग करने की। स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वो कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर पाते हैं। ये विकासशील देशों के पिछड़ेपन के, या हम कह सकते हैं कि बैकवर्डनेस का सिंबल होता है। इसके अलावा कार्य क्षमताओं का स्वरूप जो है उसमें भी बदलाव, दोहन की क्षमता, विनियमन की क्षमता, वितरण की क्षमता, प्रतीकात्मक क्षमता और रेस्पॉन्स करने की क्षमता, ये सभी तरह के जो सब सिस्टम हैं उन सब सिस्टम में क्रिएट की जानी चाहिए, उनको लिबर्टी देनी चाहिए, उनको पावर देनी चाहिए और इंटरफेयर को रोका जाना चाहिए। तीसरा जो लक्षण है वो है सेकुलराइजेशन ऑफ कल्चर। जो संस्कृति है उसके लोकीकरण की बात कही गई है, उसमें रैशनलाइजेशन को लिया गया है, क्योंकि बहुत बड़ा भाग है जो पॉलिटिकल कल्चर है वो सामान्य कल्चर का हिस्सा होती है। तो इसे वो चार चार संदर्भ में समझ सकते हैं कि यदि संस्कृति में परंपरागत सामाजिक सांस्कृतिक दास्ता से ऊपर उठकर पंथ निरपेक्ष पहचान को प्राप्त किया जाए, धार्मिक सहिष्णुता को स्थापित किया जाए, तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में संस्कृति का लौकिकीकरण है। अर्थात कि अलग अलग जो रिलीजियस आइडेंटिटी हैं, डाइवर्सिटी रखते हैं, उनमें उन सभी प्रकार की डाइवर्सिटी को या विविधता में जो उनकी पहचान को बरकरार रखने का दृष्टिकोण है,
यानी कि सभी अपने अपने धर्म को, पंथ को, जो स्टेट के लोग हैं वो से समझे, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति ईर्ष्या और बुरी भावना या हीन भावना नहीं होनी चाहिए। जैसे भारत में हिंदू मुसलमान की बात की जाए, या पाकिस्तान में हिंदू मुसलमान की बात की जाए, बांग्लादेश में की जाए, तो ये जो नज़रिया है वो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल कल्चर का नज़रिया है, और ये सेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर नहीं है, अपितु ये बैकवर्ड का प्रतीक। ऐसे जो देश कर रहे हैं वो विकसित देश के रूप में स्थापित नहीं हो सकते। टॉलरेंस उनको रखना होगा, लाइक ब्रिटेन की तरह जो सहिष्णुता का दृष्टिकोण है, लिबरलनेस का जो दृष्टिकोण है वो अपनाना होगा। दूसरा स्तंभ है राजनीतिक प्रणाली एवं निर्णय प्रक्रिया में जनता की सक्रिय व सतत सहभागिता, निष्ठा का विकास, समता की भावना, स्वाभाविक विविधता। तो ये जो डिसीजन प्रक्रिया है या जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो निर्णय लेता है, जिन लोगों के लिए निर्णय लेता है, उन संबंधित या प्रभावित या निर्णय जिनके ऊपर लागू होगा उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो निर्णय ज़्यादा सफल होगा। और जो सामाजिक समानता की जो भावना है वह यहाँ स्थापित होनी चाहिए। जो निष्ठा है लोगों की सिस्टम के प्रति वो होनी चाहिए। जैसे मृत्यु भोज वगैरह तमाम तरह की जो बुरी प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं हैं, जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस हैं, एक्सप्लॉइटेशन के, ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन के, उनको बंद किया जाना चाहिए। तो लोगों का उस कानून के प्रति निष्ठा हो। जो कल्चर, सामान्य संस्कृति वो तार्किक हो कि उसका कोई लॉजिक नहीं है। जो तमाम तरह के जो श्राद्ध पक्ष है, या जो हरिद्वार वगैरह हड्डियाँ, ये गंगा नदी को अपवित्र करना या उनको अर्घ्य देना, ये सब चीज़ें कर्मकांड और मैजिक और ये लूटने और शोषण करने का एक तरीका है। जिन लोगों के हाथ में सत्ता है वे लोग इसको प्रचारित करते हैं अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, और इसको संस्कृति का नाम देके अपना पेट भरते हैं, हम ये कह सकते हैं, और दूसरों का पेट काटते हैं। समानता की भावना, जो समता की भावना है वो सब में होनी चाहिए। असमानता जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, या ब्राह्मण का जो हिंदू सोशल ऑर्डर है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो असमानता है, या रंग रूप के आधार पर असमानता है, या धर्म के आधार पर जो असमानता है, ये राजनीतिक संस्कृति या संस्कृति का लौकीकरण का प्रतिरोध करती है। स्वाभाविक विविधता जो राज्य है उसके प्रति जो समाज है उसकी जो वैलिडिटी है वो बाय नेचर होनी चाहिए। तीसरा, नागरिक चेतना, इसको सिटीजन कहा जाता है, और चेतना का मतलब यार रैशनलिटी से है, लॉजिक से है, साइंटिफिक अप्रोच से है। हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्य में भी इंदिरा गांधी के द्वारा जोड़ा गया है, जो 10 मौलिक कर्तव्य हैं, बाद में 11 मौलिक कर्तव्य। तो मूलतः उन मौलिक कर्तव्य में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कही, आपका जो नज़रिया है, आपकी जो बातचीत करने का तरीका है, आपका जो आस्था और विश्वास का तरीका है, वो रैशनलिटी से जुड़ा होना चाहिए, वो विज्ञान सम्मत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप श्राद्ध पक्ष निकाल रहे हैं, कोई को भोजन खिला रहे हैं और आप सोच रहे हैं आत्मा के पास पहुंच जाएगा, या आप पानी छिड़क रहे हैं, अर्घ्य दे रहे हैं, रोज सूरज के पास पहुंच जाएगा, प्रेत आत्माओं के पास, अंतिम आत्माओं के पास पहुंच जाएगा। ये सब अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, और ये देश को पीछे की ओर ले जाता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जो समय है और जो पैसा है और लोगों की जो बुद्धि है, वो उससे बुद्धि कलंकित हो जाती है, कलुषित हो जाती है, कुंठा आ जाती है, और उनका जो बौद्धिक विकास है वो विकृत हो जाता है। विकास नहीं होता है, उसको बौद्धिक विकृति कहते हैं। जो लोग इसका पालन कर रहे हैं, या जो लोग, मैंने पहले भी कहा कि शुभ मुहूर्त के रूप में, मकान के नामकरण के रूप में, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार शुभ मुहूर्त के रूप में, और मृत्यु संस्कार, ये सब जो लोग कर रहे हैं वो एक अवैज्ञानिक तरीका है, अनसाइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड, रैशनलिटी को हमें स्थापित करना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। और चौथा है संकीर्ण से अधीन और अधीन से सहभागी राजनीतिक संस्कृति की, और जो सामान्य संस्कृति का दृष्टिकोण है वह इस तरह का होना चाहिए कि जो संकुचित दृष्टिकोण है वह पार्टिसिपेटिव दृष्टिकोण में, या लोग जो सिस्टम के बारे में, व्यवस्था के बारे में, विज्ञान के बारे में, तर्क के बारे में, सत्य के बारे में ज्ञान नहीं रखते हैं, वो ज्ञान रखने लगें, और जो ज्ञान रखने लग जाते हैं उस ज्ञान का मानवीय समस्याओं के निदान में उपयोग करने लग जाएं, तो यही अधीन से जो संकीर्ण से अधीन और अधीन से सहभागी संस्कृति है। लोग एक बेटर सोसाइटी को क्रिएट करें, अन्यथा विकासशील देशों की जो सोसाइटी स्क्वेंज सोसाइटी के रूप में कार्य कर रही है, और उसमें कुछ लोग जो हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम में निर्णय लेते हैं, वो ही सत्ता पर अधिकार प्राधिकार रखते हैं, वो ही कंट्रोल रखते हैं, और इस कारण से अनेक तरह की समस्याओं का सामना इन देशों को करना पड़ता है। जैसे कि चार तरह की समस्याओं का अमन पावेल ने बताया। नंबर एक, राज्य निर्माण की समस्या। इन देशों में सबसे बड़ी समस्या ये है कि स्टेट तो आज़ादी के बाद इनको राजनीतिक आज़ादी मिल गई, लेकिन जो सामाजिक और जो
आर्थिक स्वरूप है उसके कारण वो गुलाम बने हुए हैं। दूसरा कि इन लोगों को रूल्स रेगुलेशन तो लागू कर दिया गया भारत और भारत जैसे विकासशील देशों में, लेकिन स्टेट के प्रति जो इनकी भावना थी वो डेवलप नहीं हो पाई लंबे समय से। राजतंत्र होने के कारण, अंग्रेजों का शासन होने के कारण, मुगलों का शासन होने के कारण और लंबे समय तक हिंदुओं या ब्राह्मणों का शासन होने के कारण वो राज्य के प्रति निष्ठावान नहीं हो पाए, या राज्य की जो रूल्स और रेगुलेशन राज्य ने बनाए हैं, लाइक बाल विवाह, तमाम तरह की जो सामाजिक प्रथाएं हैं, धार्मिक जो शोषण की प्रथाएं हैं, उन प्रथाओं का, जैसे विधवा विवाह की हम बात करें तो ब्राह्मण समाज ने 510 ए ऋणशिलालेख से लेकर देवराला सतीकांड 1987 तक, या राधा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में जिसको बंद किया गया, तो पिछले 1500-1600 सालों से महिलाओं को जलाया जा रहा था। सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले के द्वारा इतना सामाजिक सुधार का एक अविस्मरणीय कार्य किया गया, एक महात्मा के रूप में सच्चा उन्होंने कार्य किया। तो वो ये सब चीज़ें, जो कानून है उसके प्रति जो निष्ठा है रूल ऑफ लॉ के प्रति, वो राज्य निर्माण की। तो अभी भी ये लोग कानून तो बना दिए, लेकिन कानून बनाने से, संविधान लागू करने से, या संविधान के जो उपबंध हैं वो लागू करने से राज्य का निर्माण नहीं हुआ है। क्योंकि देश अगर संविधान से चल रहा है तो फिर भी जो संवैधानिक उपबंध पर प्राधिकार बैठे हुए हैं, जैसे कि गवर्नर राजस्थान की बात करें तो बार बार ये कह रहे हैं कि संविधान के इन पृष्ठों पर चित्र बने हुए हैं रामायण के, महाभारत के, बुद्ध के। तो ये क्या क्या आइडिया है, ये राज्य निर्माण की समस्या क्रिएट कर रहे हैं कि वो स्टेट को नहीं चाह रहे, वो दूसरी ट्रेडिशन को चाह रहे हैं। दूसरा, राष्ट्र निर्माण की समस्या, ये रजनी कोठारी ने भी कहा है कि विकासशील देशों की समस्या है कि वो राज्य पहले बन गए, राष्ट्र अब बन रहे हैं या बनने की कगार पर हैं, जबकि विकसित देश राष्ट्र पहले बने और राज्य बाद में बने हैं। राष्ट्र का मतलब होता है कि एक सांस्कृतिक इकाई जिसमें लोग अपने खून से, अपने स्वभाव से ये महसूस करें कि देश उनका है और उनके साथ देश में किसी प्रकार का दुराचार नहीं हो रहा है। ये बेसिकली भारत को राजनीतिक आज़ादी मिलने के साथ जो सामाजिक और आर्थिक गुलामी थी, उसका नतीजा है कि राष्ट्र निर्माण नहीं हो पाया। भारत में बहुत सी भाषाएं हैं, क्षेत्र हैं, बोलियां हैं, रंग रूप हैं, वेशभूषाएं हैं, खान पान है, सभ्यता और संस्कृति में बहुत ज़्यादा अंतराल है। भारत को एक सांचे में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि भारत एक दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए सबकी जो व्यक्तिगत पहचान है, धर्म अलग अलग है, जाति अलग अलग हैं, स्मृतियाँ अलग अलग हैं, संस्कृति अलग अलग हैं, वेशभूषा अलग अलग, खान पान अलग अलग है। उन सबको पहचान को बरकरार रखा जाए तो ही राष्ट्र निर्माण हो सकता है। जबकि जो सरकारें हैं वो बेसिकली इसको डिस्ट्रॉय करना चाहती हैं। इसलिए भारत में नेशन बिल्डिंग एक बड़ी समस्या है, और विकासशील देशों में भी। तीसरा, सहभागिता की समस्या। लोकतंत्र तो स्थापित हो गया, परंतु लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जो मानक हैं, जो वर्च्यू हैं, वो लोगों में डेवलप नहीं हुई। हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो पत्रिका है, भास्कर है, या अन्य इंग्लिश मीडिया, इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू, इनमें हम देखते हैं कि लोगों की पार्टिसिपेशन की बात बहुत कम होती है। वो एक दूसरी बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन की बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं, या जो संपादकीय होते हैं वो तथाकथित कुछ लोग जो हैं वो ही लिखते रहते हैं। उसमें बहुत से लोगों की सहभागिता नहीं है, यानी कि कुछ लोगों का लिखना, तो उनका जो विचार है वो राजनीतिक समस्या, विकास की समस्या को जन्म देता है। क्योंकि आप उन लोगों के विचार भी छापिए जो संख्या में बहुत हैं, लेकिन आपके व्यापारिक समूह की वजह से, या आपकी दकियानूसी और संकीर्ण मानसिकता की वजह से, जिस मास मीडिया पर, पत्रकारिता पर, या जो सूचनाओं का संप्रेषण है, वाहिका है, उस पर आपने कब्जा कर रखा है, और आप अपने जैसे विचारों के, कुछ लोगों के विचार छापते हो, बाकी लोगों के आइडिया को आप छापते नहीं हो, शामिल नहीं करते हो, तो ये भी सहभागिता की समस्या को आप शामिल नहीं कर सकते, वो बरकरार है, निदान नहीं कर सकते। वितरण की समस्या, जो स्टेट डिविडेंड प्राप्त करता है, जो लाभांश है राज्य के, तो उसको बांटने में भी समस्या है। राज्य तो बना दिया, लेकिन राज्य ने बांटा तो हमने देखा कि किस तरह से राज्य ने ये वितरण किया। और राजस्थान विश्वविद्यालय की बात करें तो ये विश्वविद्यालय 8 जनवरी 1947 को बना। वितरण में हम आप ऐसे समझ सकते हैं, संविधान लागू होने पर अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1950-52 के माध्यम से आरक्षण दिया गया। SC/ST को 1990 के बाद, VP मंडल के बाद 1993 में OBC को आरक्षण दिया गया। लेकिन हम देखते हैं SC/ST की बात करें तो राजनीति विज्ञान विभाग की बात करें तो अब तक एक भी ST के कैंडिडेट को भर्ती नहीं किया गया है। तो ये देख सकते हैं 2013 से पहले जो है अनुसूचित जाति जनजाति, उसका आरक्षण भी लागू नहीं किया गया, OBC का आरक्षण भी लागू नहीं किया गया। तो इन तीनों का आरक्षण लागू नहीं करना वितरण की समस्या को बता रहा है कि सबसे बड़े जो राजस्थान प्रदेश का विश्वविद्यालय, उस इतने बड़े विश्वविद्यालय में आपने शैक्षणिक संवर्ग के अंतर्गत
आरक्षण को लागू नहीं किया गया, जो कि जो संविधान ने आपको फंडामेंटल राइट्स के रूप में शामिल किया है। अनुच्छेद 14 से अवसर की समानता, 15 और 16 के तहत जो अनुच्छेद सरकारी नियोजन में अनुच्छेद 16 के तहत जो था, वो आपने नहीं दिया। तो ये वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उन लोगों के द्वारा जिन्होंने विश्वविद्यालय चलाया है या सरकार चलाई है या जो देश चला रहे हैं। तो हम ये देख सकते हैं इस तरह की समस्याएं हैं जिसके कारण से राजनीतिक विकास विकासशील देशों का नहीं हो पा रहा है। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि ये जो 4 तरह की समस्याएँ अमन पावेल ने बताई हैं, ये समस्याएँ लोगों की वजह से हैं। जे विकासशील देशों के जो लोग शासन सत्ता पर बैठे हुए हैं, काबिज़ हैं, वो लोग अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वो बहुसंख्यकों के हक को मारकर, हितों का नुकसान करके, या कार्ल मार्क्स की भाषा में कहें तो ये कुछ सत्ताधारी अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यकों का आज भी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और तमाम तरह का संवैधानिक शोषण कर रहे हैं, जिसका निदान केवल और केवल उसी कीमत पर संभव है जब उन लोगों को सत्ता में आने का अवसर दिया जाए। थैंक यू सो मच।